नमस्कार। पिछली क्लास में हमने अपने पॉलिटी सीरीज में देखा था पार्टीशन के बारे में और कौन सी चीज़ें गवर्न करती थी हमारी सोसाइटी को, हमारे जो भी उस समय किंगडम थे या स्टेट कह लीजिए, उनको कौन से रूल रेगुलेशन गवर्न करते थे। आज हम देखेंगे उससे आगे चल करके, एक तो हम देखेंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट और दूसरा स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वो असेंबली जिसने हमारा संविधान लिखा वो कैसे फॉर्म हुई, तो आइए देखते हैं, समझते हैं। 1934 में ना एम.एन. रॉ ने, ये एक कम्युनिस्ट थे लेकिन स्टॉन्च डेमोक्रेटिक आदमी थे, इन्होंने ये कहा था कि हमको ना अपना संविधान खुद बनाना है, अपना संविधान खुद बनाना है। पहली बार इन्होंने ही नाम लिया था। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये बात मान लिया कि ठीक है, हमारी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी जो अपना संविधान हम खुद लिखेंगे। और 1938 में जवाहरलाल नेहरू के ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब जवाहरलाल नेहरू ने ये डिक्लेयर कर दिया कि ओके फाइनल, हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। उसके बाद आपका अगस्त ऑफर आया, क्रिप्स मिशन आया। खैर, ये दोनों बातें जो हैं ये हिस्ट्री की है। क्रिप्स मिशन को हमने रिजेक्ट कर दिया था और अगस्त ऑफर के अकॉर्डिंग हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो 1946 में बन करके तैयार हो गई। अब मुद्दा ये था कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में होंगे कौन, तो ब्रिटिश इंडिया की तरफ से जो भी ब्रिटिश इंडिया थे और प्रिंसिपली स्टेट थे, मैंने बताया था ना 1958 का, 1858 का 1858 का जो क्राउन एक्ट आया था, वहाँ से जो प्रिंसिपली स्टेट बचे हुए थे, तो इसमें डिसीजन हुआ कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर होंगे वो आखिर कहाँ से होंगे और कैसे होंगे, क्योंकि हमारे पास ब्रिटिश टेरिटरी है और प्रिंसिपली स्टेट भी है। तो ये डिसीजन हुआ कि जून जुलाई में एक जनरल इलेक्शन कराया गया। तो ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी में इलेक्शन कराया गया और प्रिंसिपली स्टेट जो हैं अपने हेड, उन्होंने अपने किसी अपना पक्ष रखने के लिए किसी को भी भेज दिया, उधर से नॉमिनेट करके उनको राइट दिया गया था कि या तो हेड ऑफ द स्टेट आ जाए, प्रिंसिपली स्टेट के जो भी नवाब हैं या किंग हैं, कोई भी हो, या अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेज दे। तो वो जो लोग थे उनका इलेक्शन नहीं हुआ था, वो नॉमिनेटेड करके आए थे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग थे जो ब्रिटिश टेरिटरी से गए थे वो इलेक्शन के द्वारा गए थे और जो प्रिंसिपली स्टेट से आए थे वो नॉमिनेटेड थे। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सारे इलेक्टेड थे या सारे नॉमिनेटेड थे, तो दोनों थे, पार्शियली इलेक्टेड, पार्शियली नॉमिनेटेड। इस तरह से इलेक्शन हुआ, उसमें से जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था। आपके कांग्रेस ने 208 सीटें जीती थी। आपके इंडिपेंडेंट जो थे, मतलब क्या बोलते हैं, निर्दलीय जो उम्मीदवार थे, उन्होंने 15 के आसपास में जीती थी। 73 आपकी मुस्लिम लीग ने जीती थी। इस तरह से टोटल मेंबर हमारे थे 389 मेंबर थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई फाइनली। अब इनका पहला मीटिंग हुआ 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को जब ये मीटिंग पहली बार बैठा, तो उस समय फ्रांस में एक कन्वेक्शन है कि जो सबसे पुराने व्यक्ति होते हैं आपके ग्रुप में, उनको एज अ प्रोटेम, अभी भी वो परंपरा है, हम जब नई जनरल इलेक्शन के बाद जब लोकसभा बैठती है ना, तो हम प्रोटेम स्पीकर बैठाते हैं। मतलब वो तब तक ही रहता है जब तक कि, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, जब तक ही रहता है तब तक हम अपना स्पीकर या चेयरपर्सन चुन ना ले परमानेंट। तो उनको सच्चिदानंद साय जो कि सबसे ओल्ड थे, तो उनको उसका अध्यक्ष बनाया गया। इस डेट का सिर्फ इतना ही मतलब है कि पहले जो थे उसके बाद वो सच्चिदानंद सहाय थे। तो 9 दिसंबर 1946 को जो हमारी पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई, उसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। 11 दिसंबर 1946, अब ये दूसरी मीटिंग थी। इसमें क्या हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फाइनली चेयरपर्सन चुन लिया गया। 13th डेट, आपको 13th वाला ये इसलिए याद रखना है, 13 दिसंबर 1946, इस समय जब असेंबली की कार्रवाई चल रही थी, तो पहला कार्य जवाहरलाल नेहरू ने, मतलब हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास कराया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में कुछ नहीं, एक क्रक्स था कि हम ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना रहे हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन का लक्ष्य क्या है और ये कॉन्स्टिट्यूशन देने क्या वाला है। तो ये सारा चीज़ उन्होंने बोला और फाइनली उसी को थोड़ा सा सारे वर्ड को कलेक्ट करके एक प्रियम्बल के फॉर्म में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद फर्स्ट पार्ट में वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही है जो उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को बोला था, और उसी को प्रियम्बल के रूप में हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आज देखते हैं। हम प्रियम्बल के बारे में भी पढ़ेंगे। क्या हुआ था कि ये जो प्रिंसिपली स्टेट थे, ये तो सोच रहे थे कि हमारे पास तो ऑफर है, तो जब ऑफर है स्वतंत्र रहने का, तो हम किसी में मिलने क्यों जाए। ये शुरुआत में ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रिंसिपली स्टेट वाले आते नहीं थे। तो जून 3, 1947 को ना मुस्लिम लीग क्या करती थी, बाइकआउट करती थी, क्योंकि उसका डिमांड था पाकिस्तान का। तो 3 दिसंबर जून 3 को 1947 में माउंटबेटन अपने प्लान के साथ आ गए कि जी अब ये बंटवारा होगा।
अब ले हो गया पचड़ा, सारा चीज़ सही से जा रहा था, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने जा रहा था, और उसी में अब 1947 में बंटवारे की बात आ गई और ये बात फाइनल हो गई कि अब वो, क्योंकि वो तो प्लान लेकर आ गए थे कि अब बंटवारा होगा। अब बंटवारा हुआ तो लोचा क्या हो गया, जितने भी मुस्लिम लीग के जो इलेक्टेड पर्सन थे वो बाहर हो गए। तो अब क्या, जो टोटल मेंबर जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो 389 थे, तो वो हो गए 299। यहाँ पे बच्चे यही कंफ्यूज करते हैं कि फाइनली हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने थे, इनिशियली कितने थे 1947 के पहले, तो 389 और 299 हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि मुस्लिम लीग तो अब अलग चल गई, मतलब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो उन्होंने बाइकआउट कर दिया। और क्या हुआ कि जो प्रिंसिपली स्टेट के मतलब रिप्रेजेंटेटिव जो अब इसमें शामिल नहीं होते थे, मतलब उनकी मनमर्जी थी कि हम नहीं आएंगे क्या है, तो अब वो भी आने लगे। उनको डर हो गया कि अब कहीं ना कहीं तो चिपकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आगे क्या होने वाला है, तो वो सारे लोग इन्वॉल्व हो गए। तो टोटल मेंबर कितने हो गए अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, 299। आपके ब्रिटिश इंडिया जो पहले उससे इलेक्टेड मेंबर आए थे 296, वो हो गए 229, और इधर से जो प्रिंसिपली स्टेट से 93 थे वो हो गए 70, क्योंकि 13 प्रिंसिपली स्टेट ऑलरेडी किधर चले गए थे, आपके पाकिस्तान के तरफ, तो सबका नंबर घट गया। इस तरह से करते करते फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, सारा चीज होते होते मतलब 2 साल 11 महीना 18 दिन 64 लाख रुपया, 60 वो कॉन्स्टिट्यूशन, 60 देश के कॉन्स्टिट्यूशन, 64 लाख रुपया खर्चा किया गया। 2 साल 11 महीना 18 दिन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नवंबर 26 1949 को बन करके फाइनली प्रिपेयर हो गया, जिसमें 284 मेंबर, टोटल कितने थे 299, उस पर सिग्नेचर कितनों का है 284, जो उस समय प्रेजेंट थे। तो इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया। और कॉन्स्टिट्यूशन बना उस समय, उसमें क्या था, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा था आर्टिकल जो थे आपके 395, 12 पार्ट 8 शेड्यूल, 395 आर्टिकल, 12 पार्ट और 8 शेड्यूल, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया। अब बात आई रीऑर्गेनाइजेशन की। तो जो प्रिंसिपली स्टेट हमसे ज्वाइन किए थे 552 जो प्रिंसिपली स्टेट हमसे ज्वाइन किए थे वो एडहॉक बेसिस पे थे। क्या थे, एडहॉक, मतलब वो परमानेंट नहीं थे, टेम्पररी ज्वाइन किए थे, ऐसा डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था। तो सारी जगह से ऐसा डिमांड उठने लगा पूरे देश से कि देखिए आप पहले ये स्टेट का मैटर क्लियर कीजिए, बाकी सारी बातें बाद में होंगी, पहले आप स्टेट का मैटर क्लियर कीजिए। और पर्टिकुलरली ये साउथ इंडिया से निकल रहा था। उसमें से एक और बात निकली कि आपको स्टेट को जो रीऑर्गेनाइज करना है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे ऑर्गेनाइज करना है, बोली के आधार पे, भाषा के आधार पे आपको स्टेट डिसाइड करना है। और ये एक बहुत बड़ा लोचा हो गया। अब इस फिजिबिलिटी को चेक करने के लिए 1948 में गवर्नमेंट ने एसके धार कमेटी बैठाई। पहली कमेटी कौन थी, एसके धार। इसको सिर्फ ये चेक करना था कि क्या क्या फिजिबिलिटी है और क्या दिक्कतें हो सकती है, मतलब ये सारे क्वेश्चन को आप सेटिस्फाई कीजिए, पूरे देश में घूमिए, सबसे पता कीजिए और सिचुएशन को एनालाइज कीजिए कि अगर हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेटों का फिर से रीऑर्गेनाइजेशन एडजस्टमेंट करते हैं तो क्या हमको दिक्कत हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही नहीं है, एसके धार ने मना कर दिया। एसके धार कमेटी ने लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेटों का रीऑर्गेनाइजेशन करना पूरी तरह से नकार दिया। और अभी इसके बाद और मांग बढ़ने लगी कि नहीं, इन्होंने अच्छे से चेक नहीं किया कुछ भी। तो जेपीवी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, पटाभी सीतारामैया और वल्लभ भाई पटेल, इन तीनों ने मिलकर के, छोड़ो हम ही तीनों चेक करते हैं, इन्होंने भी चेक किया, चारों तरफ से देखा। इन्होंने भी कहा कि नहीं, लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाना देश के लिए अच्छी बात नहीं है, ये सिक्योरिटी और रीजनलिज्म को प्रोत्साहित करेगी। इसी के बीच अब ये बात चली रही थी ना, इन्होंने रिपोर्ट जमा किया था 1949 में, लेकिन रिपोर्ट जमा करने का नहीं, ये दोनों कमेटी आपको याद रखना है 1948 में बनी थी। लेकिन 1953 आते आते आंध्र प्रदेश में पोट्टी श्रीरामुलु के अध्यक्षता में वो भूख हड़ताल पे बैठ गए कि हमको लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही एक अलग देश चाहिए तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए। और 1953 में 56 दिन 50 दिन का भूख हड़ताल में और उनकी डेथ हो गई ना, तो गवर्नमेंट फोर्स प्रेशर में आ गई। इसलिए देखते हैं आजकल कोई भी भूख हड़ताल पे बैठ जाता तो गवर्नमेंट मनाने लगती है कि मत बैठो यार, खा लो पी लो। तो उनकी डेथ हो गई और गवर्नमेंट को प्रेशर में 1953 में लिंग्विस्टिक बेसिस पे पहला स्टेट रीऑर्गेनाइज करना पड़ा, देना पड़ा निकाल के। मद्रास प्रेसिडेंसी से तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए आंध्र प्रदेश कट करके पहला स्टेट बना
लिंग्विस्टिक बेसिस पे 1953। ये बात आपको कभी भी नींद में भी याद रखनी है, तो ये बन गई। अब होता है ना, आप उसको दे दिए तो हमको नहीं देंगे, छुअला के छुअनी लग जाता है, देखा देखी एक बात बोलते हैं। तो सब लोग मराठी स्पीकिंग पीपल के लिए महाराष्ट्र चाहिए, गुजराती के लिए गुजरात चाहिए, चारों तरफ से बंगाली के लिए बंगाल चाहिए। अब जितनी भाषाएं उतना स्टेट। दिमाग खराब हो गया। ये तो लीपापोती के लिए था। फजल अली कमीशन को गवर्नमेंट प्रेशर में बनाई कि आपको बस ये कहना ही है कि हाँ इसकी फेजिबिलिटी है, आप लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना दीजिए। इनके पास और कोई उपाय ही नहीं था। तो फजल अली कमीशन फाइनली 1953 में, मतलब वो जैसे ही बना उसके बाद चारों तरफ से डिमांड उठी, गवर्नमेंट और प्रेशर में आ गई, तो फजल अली कमीशन आनंद फानन में बैठाया गया। इसमें के.एम. पानीकर और एच.एन. कुंजरू, पानीकर कुंजरू साथ में याद रखिएगा, फजल अली कमीशन। इन्होंने कहा कि बिल्कुल बनेगा, लेकिन वन स्टेट वन लैंग्वेज का बेसिस नहीं रहेगा। आप किसी को रोक नहीं सकते हैं भाषाई आधार पे। हर भाषा के लोग किसी भी स्टेट में रह सकते हैं, भाषाई आधार पे इसको बनाया जा सकता है। और सिक्योरिटी, स्टेट की सिक्योरिटी को प्राथमिकता दी जाएगी। कुछ इन्होंने रिकमेंडेशन के साथ अपना रिपोर्ट दिया। इन्होंने रिकमेंड किया था कि आप 17 स्टेट बना दीजिए और 3 यूनियन टेरिटरी बना दीजिए। लेकिन फाइनली कुछ अमेंडमेंट के बाद, कुछ अमेंडमेंट और डिस्कशन के बाद हम देखेंगे कि कुछ यूनियन टेरिटरी क्यों होते हैं और कुछ स्टेट क्यों होते हैं। इनमें अंतर है, कुछ कुछ डिफाइनिंग फैक्टर होते हैं जिसके लिए कुछ कुछ लोकेशन को, जैसे अंडमान निकोबार को, लक्षद्वीप को और कुछ कुछ पौंडीचेरी को, इनको यूनियन टेरिटरी सेंट्रली एडमिनिस्टर क्यों किया जाता है। तो फजल अली के रिकमेंडेशन के अनुसार उन्होंने कहा था कि 17 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी आप बनाइए। बट गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट करके 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनाया। तो आपको बस फाइनल ये रिजल्ट याद रखना है कि 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी ऑफ अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ फजल अली कमीशन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। और ये 7वां अमेंडमेंट था। ये कौन सा अमेंडमेंट था? 7वां अमेंडमेंट था। अगर ये 7वां अमेंडमेंट था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिस्कशन हो रहा था ना, तो फाइनल रीडिंग में ये तो 7 था, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब फाइनल ड्राफ्ट बन करके आया ना, तो फाइनल जब डिस्कशन हो रहा था, तो डिस्कशन फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, उसके बाद क्लॉज बाय क्लॉज, लाइन बाय लाइन, इस तरह से जब डिटेल डिस्कशन हुआ ना, तो उस समय 7,500 अमेंडमेंट प्रस्तुत किए गए थे कि इतना में चेंज चाहिए, जिसमें 2,500 को चेंज किया गया था। तो उसको काउंट नहीं करेंगे हम। 7th अमेंडमेंट के अनुसार 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनी। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही ना एक्सटेंड कर दिया गया था 1950 तक कि ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है ना, यही काम करेगी। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद क्या क्या रिपील्ड हुआ उसको आप याद रखिएगा। पहली बात ये कि जो हमारा इंडिपेंडेंस एक्ट जो आया था 1947 का, उसको रिपील कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का आया था, उसको रिपील कर दिया गया। और एक प्रीवी एक्ट था। प्रीवी एक्ट एक्चुअली क्या था कि जो प्रिंसियली स्टेट इंडिया में मिल रहे थे ना, उनको प्राइवी पर्स कहा जाता। तो उनको कुछ भारत सरकार उनको पैसा देने का वादा की थी, जो आगे चल के इंदिरा गांधी के टर्म में उसको कैंसिल कर दिया गया। तो उनको कुछ पेंशन के तौर पे पैसा दिया जाता था, तो उसको अभी कंटिन्यू रखा गया। नया था ना, नहीं तो फिर छूट के भाग जाता था। तो ये 7वां अमेंडमेंट था। इसके धार जेपीबी, इनको बस 48 में याद रखिएगा। दोनों ने क्या कहा था ना, फजल अली कमीशन, इन्होंने कहा था लिंग्विस्टिक बेसिस पे आप बना सकते हो। तो कितना बने थे फाइनली? 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बने थे। अब देखिए, रीऑर्गेनाइजेशन के बाद हमको मिला क्या था? ये इसका यूनिफिकेशन किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। उसके बाद 1956 ये जो स्थिति है 1956 की है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो 1956 में हमारा इंडिया का ये था, और आज प्रेजेंट में इंडिया ये है। तो ये आपके रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास से प्रीएम्बल से, मतलब फर्स्ट पेज से कॉन्स्टिट्यूशन का स्टार्ट करेंगे। प्रीएम्बल को समझेंगे, उसमें एटलीस्ट 2 क्लास लगेगा, 2 लेक्चर। और उसके बाद हम आर्टिकल 1, 2, 3 और क्रिटिसिज्म, जो अलग कॉन्सेप्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और भी सिग्निफिकेंस वगैरह, मतलब इफेक्ट, साइड इफेक्ट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज जो हमारे, और बोरोइंग की देख रहे हैं 60 कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया, 64 लाख रुपया खर्चा किया गया, और इतना एक बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। इसको लोग बोलते हैं कि चुरा के किया। नहीं, नकल में भी अकल की ज़रूरत होती है। हमने लिया, इंस्पायर्ड हुए, अपने अकॉर्डिंग ढाला, और फिर हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो प्रीएम्बल के बाद और उसके बाद हम मेन कॉन्स्टिट्यूशन पे जाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2। सो थैंक यू।